हेलो। बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस अच्छा अच्छा। आस्था नहीं आई? यस मैम। शायद आस्था को करो बेटा जरा। यस मैम, अभी कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है आपकी? मैम नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। मैम गुड आफ्टरनून। तो आप लोग सबने कहा था कि हम आपकी 12 बजे क्लास लेंगे, तो हम 12 बजे ले रहे हैं क्लास। 1 मिनट। ओ माय गॉड। अरे यार, कंटिन्यू खत्म हो गई है। देखिए, आज इस चैप्टर का मतलब सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो 1 मिनट, जरा ईयरबड्स लगा लें। यस मैम। हो गया कनेक्टेड। लास्ट चैप्टर वो हम लोग आज पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसी तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे मादा यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कैसे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो दो बातें आप लोग को मैंने कल बताई थी। पहली बात ये बताई थी कि अगर लघु होगा, ठीक है, अगर लघु होगा तो उसका मतलब ये है कि वो मेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है, नर युग्मक की बात हो रही है, या युग्मकोद्भिद की बात हो रही है। अगर गुरु आ जाए, ठीक है, गुरु मतलब मादा युग्मकोद्भिद या युग्मक की बात हो रही, इसी को मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे, ये आपकी हेल्प करेगा छोटे छोटे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये बात को समझ। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहेगा कि आवृत बीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, जैसे कि आपने लघु बीजाणु जनन में मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ा था, यानी कि नर युग्मक को के बारे में पढ़ा था, वैसे ही गुरु बीजाणु जनन में मादा युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है इस विधि में मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, इसे गुरु बीजाणु जनन भी कहते हैं। तो इसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है।
तो बेटा जो गुरु बीजाणु जनन या मैक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका प्रोसेस जो होता है उसे मैक्रो बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें बीजाणु जनन होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। अब हाँ, अब आगे की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले मादा युग्मकोद्भिद का विकास है, इस चीज को समझते हैं। तो कैसे होता है, देखिए कह रहा है इसमें सर्वप्रथम बीजांड का विकास होता है। देखिए अगर आपको कल को प्रश्न आए कि बीजांड का विकास सर्वप्रथम कहाँ होता है, तो आप बताएंगे मादा युग्मकोद्भिद में होता है। किसमें होता है? मादा युग्मकोद्भिद में होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब कह रहा है जिसके चारों ओर बीजांड काय के अंदर आधा स्तरीय कोशिकाएं पाई जाती है। अब बीजांड के अंदर आधा स्तरीय कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए आधा स्तरीय कोशिकाएं आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर फीमेल की बात की जाए तो बीजांड के अंदर आधा स्तरीय कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिकाएं कई समूहों से मिलकर के प्राप्त कोशिकाएं बनाती है। देखिए कुछ कुछ मिलता जुलता मेथड मिल रहा है। अब यही आधा स्तरीय कोशिकाएं मिल करके समूह में प्रापुष कोशिकाएं बेटा बनाती हैं, प्रापुष कोशिकाएं को बनाएंगी और ये परिणत विभाजन करके दो द्वितीय कोशिका को बनाती हैं। जैसे कि पहले भी आपने पढ़ा था, पहला था प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। ठीक है, आप इसे पहले भी पढ़ के आए हैं। वहां पे नर के बारे में बताया गया था, यहाँ पे मादा यानी फीमेल के बारे में बताया जाएगा। कह रहा है कि दो मेथड है, ये कह रहा है प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। प्राथमिक द्वितीय कोशिका क्या होती है? कह रहा है अपनत विभाजन करके द्वितीय कोशिकाएं बनाती है तथा प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। ठीक है, तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका क्या होती है? अपनत विभाजन करके द्वितीय कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? अपनत विभाजन करेंगी और विभाजन करके प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका बनाएंगी और ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु। ये ध्यान से समझो, कह रहा है कि अपनत विभाजन करके प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका बनी और उसके बाद गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया। जहां पे अभी लघु बीजाणु था वहां पे गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया। अब गुरु बीजाणु एक संपूर्ण बीजाणु अर्थात गुरु बीजाणु धानी का निर्माण करता है और ये आगे बढ़कर भ्रूण कोश का निर्माण करता है तथा परिवर्धन के पश्चात 4 अलग अलग केंद्रों का निर्माण होता है, जिसमें से 3 केंद्रक विलुप्त हो जाते हैं और एक केंद्रक अंड कोशिका का निर्माण करता है। तो सबसे पहले भ्रूण कोश का निर्माण होगा। अब ये भ्रूण कोश का निर्माण किसके लिए होता है? जहाँ पे भ्रूण को पोषण मिले। ठीक है, भ्रूण को पोषण मिलता है, उसके बाद 4 अलग अलग केंद्रक का निर्माण होता है, जिसमें से 3 केंद्रक बेटा क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। 3 केंद्रक क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे तथा एक केंद्रक अंड कोशिका का निर्माण करता है। अंड कोशिका को सहायक कोशिका भी कहते हैं। अंड कोशिका को क्या कहते हैं? सहायक कोशिका भी कहते हैं, जो आगे चलकर प्रतिध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो जो अंड कोशिका होती है उसको हम लोग सहायक कोशिका भी कहते हैं। ये जो बेटा अंड कोशिका है इसे हम लोग सहायक कोशिका भी कहते हैं और जो आगे चलकर प्रतिध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण करता है। प्रतिध्रुवीय कोशिकाओं का ये निर्माण करता है। इन कोशिकाओं के विकास के पश्चात बीजाणु धानी के अंदर मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो इस बात को याद रखना, मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो इस बात को याद रखेंगे, यानी कि जैसे पहले भ्रूण कोश बनेगा और भ्रूण कोश के बाद मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। इसे ही आवृत बीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहते हैं। देखो बात समझ में आ रही है कुछ? अब देखो चार्ट से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले देखो गुरु बीजाणु बना, वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजांड बनाएगा। फिर आधा स्तरीय कोशिकाएं बनती हैं। आधा स्तरीय कोशिकाएं प्राथमिक द्वितीय कोशिका प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर इनसे गुरु बीजाणुधानी बनती है। गुरु बीजाणुधानी से भ्रूण कोश बनता है और भ्रूण कोश से ही मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो ये प्रोसेस है मादा युग्मकोद्भिद के विकास का। समझे? यस मैम।
यस मैम। देखो, सबसे पहले क्या, गुरु बीजाणु अर्धसूत्री बेट का विभाजन करेगा तो उससे बीजांड बनेगा। बीजांड से आधा स्तरीय कोशिकाएं बनेंगी। ये आधा स्तरीय कर रहे दो समूहों में बढ़ जाएंगे, जिसे प्राथमिक वित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका कहते हैं। फिर इनसे गुरु प्राथमिक वित्तीय कोशिका, चाहे तो यहाँ पे एक ऐसे एरो बना लूं, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा, उसमें भी हमने बनाया था। प्राथमिक वित्तीय कोशिका से गुरु बीजाणुधानी बनती है और इसी से भ्रूणकोश बनता है। भ्रूणकोश से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। इसी को ही आवृतबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहते हैं। समझे? यस मैम। तो एक बार इसे देखो जरा, हम पकड़े हुए हैं। देख लिया। देख लिया। यस मैम। चलिए, अब देखो आपको करना क्या है। देखो, दोनों आपने चीजें पढ़ी और उसमें आपने क्या चीजें समझी। देखो अंतर क्या था, वहां पे भी आपको प्राथमिक द्वितीय कोशिका मिल रही थी, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका मिल रही थी, लेकिन वहां पे लघु बीजाणु बन रहा था, यहाँ पे गुरु बीजाणु बन रहा है। बात समझ में आ रही है ना? वहां पे नर यस युग्मक मैम। बनना था, यहाँ पे मादा युग्मक बनना था। बात को थोड़ा सा समझना, बाकी प्रोसेस सेम है, बस संरचनाएं जो है वो बदलती जाएंगी। ठीक है? तो गुरु बीजाणु से बीजांड बनता है। अब कल को आ जाए कि बीजांड किसका भाग होता है, मान लो आ जाए कल को, बीजांड यानी कि ओव्यूल किसका भाग होता है? आवर्तबीजी पौधे। आवर्तबीजी मादा। पौधों का मादा। आवर्तबीजी पौधों का कि मादा का? मैम आवर्तबीजी पौधों का। यस मैम। अच्छा बेटा, इतने भोलेपन से इतना गलत आंसर दे रहे हैं। देखो, अभी आपने पढ़ा मादा युग्मकोद्भिद का विकास। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा, कह रहा इसमें सर्वप्रथम बीजांड का विकास होता है। तो ये किससे रिलेटेड है? आवर्तबीजी पौधे से तो रिलेटेड है, लेकिन किससे? मादा युग्मक यानी मादा प्लांट फीमेल मादा गैमेटोफाइट से युग्मक। रिलेटेड। जी, मादा युग्मक से रिलेटेड है। इस बात को आप लोग को याद रखना है। ठीक है? तो ये बात आप लोग को यस याद मैम। रखनी है। ठीक, तो गुरु बीजाणु से अर्धसूत्री विभाजन होगा तो बीजांड बनेगा, और बीजांड आधा स्तरीय कोशिकाएं बनाती हैं। ये आगे चल के समूह में दो कोशिकाएं प्राथमिक वित्तीय कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका बनाती है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका से गुरु बीजाणुधानी बनती है, इसी में भ्रूण कोश का विकास होता है। ये भ्रूण कोश आगे चल करके मादा युग्मकोद्भिद का विकास करता है। इसी को ही आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन था, हालांकि ये 5 नंबर में आता है। ठीक है? ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसानी और सरल तरीके से आपको इसे बताना है। यस मैम। ठीक है? तो इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, आपके जो वेरी शॉर्ट हैं, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग रेडी है? फिर वेरी यस शॉर्ट, मैम। यस मैम। इसके 18 वेरी शॉर्ट है, यस मैम। और सारे बोर्ड में आए हुए हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं फटाफट, और फिर क्वेश्चन भी पूछेंगे अगर टाइम बचा तो। यस मैम। कह रहा है कि द्वि निषेचन की क्रिया पाई जाती है। मैंने क्या बताया था कि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे कि यस मैम। आवृतबीजी पौधों के द्वि निषेचन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यस फिर मैम। आपसे अगर यही तो पूछा जाए कि त्रिसंयोजन की क्रिया, मतलब कल को ये आ जाए तो त्रिसंयोजन की क्रिया किसमें पाई जाती है? ये भी बेटा आवृतबीजी पौधों में पाई ये जाती भी है। मैम देखो, आवर्तबीजी पौधों में पाई जाती है। हाँ, ये 2n होता है, ये 3n होता है, इस बात को याद रखेंगे। यस मैम।
फिर उसके बाद है परिभ्रूण कोश अवशेष होता है। तो परिभ्रूण कोश अवशेष होता है बीजांडकाय का, इस बात को याद रखेंगे। जो बेटा परिभ्रूण कोश होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है या अवशेष होता है, वो बीजांडकाय का होता है, इस बात को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है यस बोर्ड मैम। में। फिर कह रहा है प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ पर उपस्थित होती है, तो निभागीय छोर पर। निभागीय छोर पर इसके मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके ये प्रेजेंट होती है। तो प्रतिमुख कोशिकाएं निभागीय छोर पर उपस्थित होती है, इस बात को याद रखेंगे। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया। फिर आपसे कह रहा है कि एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है। तो हमेशा याद रखना ये संख्या कितनी होती है, तो ये बेटा 4 होती है, यानी कि 4 होती है, इस बात को याद रखना। मैम नीचे कभी भी करिए, क्वेश्चन मैम थोड़ा नीचे। यस मैम। कभी भी ये क्वेश्चन आए, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कहता है कि एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है 4। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। यस मैम। यस मैम। कह रहा है 200 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए कितनी लघु बीजाणु धानियों की या मात्र कोशिका की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 200 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए, ठीक है, देखो कितने यस लघु बीजाणु, देखो दो, अगर इसको सॉल्व करें तो 200 जो लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है, उससे पूछ रहा है कि कितनी मात्र कोशिका, यानी मात्र कोशिका कम होंगी। इनमें बेटा अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर इनकी मदर कोशिका की बात करें तो 50 50 50 50, ठीक है, यस मैम। 50 50 50 यस 50, मैम। तभी तो 200 बनी, यस तभी तो मैम। 200 बनेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? यस मैम। 50, ठीक है। 50 मैंने मैम। तुमको ऐसे बता, हाँ, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो कितने होती है? 125। जौ या गेहूं के दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो ये इसमें कोई नंबर नहीं दिया है। मैम जी नीचे करिए, दिख नहीं रहा। और नीचे। और नीचे इतना सही यस दिख मैम। रहा है? ठीक यस है, मैम तो दिख कह रहा रहा है। है जौ या गेहूं के 100, देखो इसमें तभी तो गिनती नहीं दिखाई दे रही है हमको। 100 ऐसे से ऐसे लिखना चाहिए इसको, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता हो। देखो इसको कैसे करते, देखो 100 दाने जो बन रहे हैं, ठीक है, अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, और 5 के हिसाब से, ठीक है, 25, ठीक है, इसमें 25 और ऐड होता है, तब जाकर के 125 आता है अर्धसूत्री। यानी कि 100 यस दाने मैम। बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब कह रहा है कि पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है। ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया, इसलिए हम आपसे जब बोर्ड के क्वेश्चन पूछते थे तो इसमें हमने कई बार आपसे पूछा है। तो पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है? तो नर तथा मादा युग्मक होता है, ठीक है, नर तथा मादा युग्मक होता है। इस हाँ, नर तथा मादा युग्मक होता है, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। फिर कह रहा है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक पी माहेश्वरी है बेटा। कौन है? पी माहेश्वरी है, इस बात को याद रखिए। कई बार, हाँ, कई बार ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में, तो इस बात की याद करेंगे। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभूरता की खोज किसने की थी। तो बहुभूरता की खोज वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने की थी, इस बात को याद रखिए। हाँ, बहुभूरता की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने की थी, इस बात को आप लोग याद। कह रहा असत्य फल के उदाहरण है, तो सेब, केला, संतरा, स्ट्रॉबेरी। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए, तो याद रखिएगा, सेब, केला, संतरा, स्ट्रॉबेरी असत्य फल के उदाहरण है। कल को आ जाए अनिषेक फलन के उदाहरण है, तब भी नहीं कल को क्वेश्चन ये भी आ, तब भी यही होगा, ठीक है। फिर कह रहा निम्नलिखित में से किसमें कीट के द्वारा परागण होता है? अंजीर,
ठीक, अंजीर के पौधे में कीट के द्वारा परागण होता है। और पूछे उस कीट का नाम बताइए, तो उस कीट का नाम साल्विया होता है। ये भी पेपर में आया हुआ है, कई बार पूछा गया है कि कीटों के द्वारा परागण होता है, किसके द्वारा? तो साल्विया एक कीट है, एक इंसेक्ट है, उसके द्वारा ये होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बता दिए मैंने, आप दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। फिर देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड का पूछा गया है कि निभाग पाया जाता है। निभाग जो पाया जाता है वो बीजांड में पाया जाता है। चलाजा यानी कि ओव्यूल का पार्ट होता है, बीजांड में ये पाया जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, यस मैम। अब देखिए ये आपका कह रहा है कि एक प्रारूपीय आवर्त बीजी पौधे के बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये नामांकित चित्र है। आपको क्या करना है, जैसे कि हमने उस दिन आपको बताया था कि एक शब्द को पकड़ना है और वहां से क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज आपको लर्न करना है। तो आप कोशिश करो कि क्लॉक वाइज करो, सीरियल में करो, तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए ये एक प्रारूपिक या टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यस मैम। इसमें सबसे ऊपर वाला जो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे चलाजा बोलते हैं। ये चलाजा होता है। फिर इसके जस्ट नीचे की तरफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे कुछ, चाहे तो आप न्यूक्लियस बना सकते, चाहे तो ऐसे ही बता दीजिए। यहाँ पे कुछ एंटीपोडल सेल्स होती हैं। मैम ये एंटीपोडल होते हैं। मैम सुनिए जी मैम, अभी आपने कौन सा टॉपिक शुरू कर दिया? क्योंकि अभी आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। ये इसके वेरी शॉर्ट चल रहे हैं चैप्टर के। मैम अभी इस आपने chapter के- बस दूसरा क्वेश्चन ही मैम आपने बताया था जो से यहाँ पर, तो फिर आपकी आवाज ही आना, मैंने खूब आवाज भी दी, फिर मैंने लेफ्ट हुई, फिर आपको ज्वाइन किया था। अच्छा चलो फिर से समझ लो। फिर से देखो कह समझा रहा है दीजिए। कि, हाँ समझा रहा हूँ। कह रहा पुष्पीय पादप का कौन सा भाग आगुणित होता है। ये क्वेश्चन देखो बोर्ड में काफी बार आया है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा है। तो पुष्पीय पादप का कौन सा भाग आगुणित? आगुणित का मतलब क्या होता है बेटा? एन। तो एन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मक। एन क्या होते हैं? नर तथा मादा युग्मक। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन होते हैं? तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक पी माहेश्वरी होते हैं। ठीक है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन से होते हैं? पी माहेश्वरी होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि बहुभूरता की खोज किसने की थी? तो बहुभूरता की खोज वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉफ ने की थी। किसने की थी? वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉफ ने की थी। अब देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है असत्य फल के उदाहरण है। हाँ, असत्य फल के उदाहरण है। तो सेब, केला, संतरा और स्ट्रॉबेरी क्या है? असत्य फल के उदाहरण है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें कीट के द्वारा परागण होता है? तो अंजीर के पौधे में कीट के द्वारा परागण होता है। और उस कीट का नाम बताइए। तो कीट का नाम होता है साल्विया। ये पेपर में काफी बार आया है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, साल्विया होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निभाग पाया जाता है। तो निभाग जो पार्ट होता है वो बीजांड में पाया जाता है। निभाग किसमें पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। बीजांड में। तो इस बात को, हाँ। अब देखो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, हम बोल ही नहीं रहे हैं अभी। देखो हम मैम पता नहीं क्या हो गया। नहीं, हम ये डायग्राम बता दे, मतलब बता दे रहे हैं, हमको कुछ काम आ गया है। तो पता ऐसा करते हैं, अभी कितने आधे घंटे हो गए ना मेरे हिसाब से? हाँ आधे घंटे हो गए। एक काम करो, तुम लोग यहीं तक रखो। ठीक है, यस मैम। हम क्वेश्चन नंबर 12 तक रखो, हमको थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है बेटा। ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा माफी चाहते हैं। कल हम आपकी क्लास रेगुलर बेस पे ले पाएंगे। ठीक है, आज आधे घंटे की क्लास हो पाई है। ठीक है बेटा, अभी हम इसका थोड़ी देर में ओके मैम।
Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you. Ma'am, have a nice day. Have a nice day.